आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने लगभग 300 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत की। एक ऐसी ताकत जिसने शानदार कला और क्रूर लड़ाइयों की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है मुगल साम्राज्य की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से जो पूरे मुगल खानदान की नींव रखता है। दिमाग में ये सवाल आता है ना कि आखिर कैसे सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक बाहरी सेना ने 1 लाख की भारी भरकम फौज को धूल चटा दी। चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम देखेंगे कि कैसे ये साम्राज्य एकदम जोरदार तरीके से उभरा, फिर अपने सुनहरे दौर तक पहुंचा और फिर कैसे इसका धीरे धीरे पतन हो गया। तो चलिए इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है इस साम्राज्य का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। देखिए, वो तैमूर और चंगेज खान जैसे 2 महान विजेताओं का वंशज था, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो उसके खून में ही थी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1525 में जब बाबर ने सिंधु नदी पार की तो उसके सामने जो हालात थे वो लगभग नामुमकिन लग रहे थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक और 300 जंगी हाथी थे और बाबर के पास महज 12,000 सैनिक। उसे दिल्ली के ही कुछ नाराज दरबारियों ने बुलाया था, लेकिन जीत तो दूर की कौड़ी लग रही थी। तो बाबर जीता कैसे? देखिए, ये जीत संख्या की नहीं बल्कि जबरदस्त रणनीति और नई तकनीक की थी। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों में ऐसी भगदड़ मचाई कि वो घूमकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। ये एक गेम चेंजर था। बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, लेकिन उसे टिकाए रखना वो एक अलग ही कहानी थी। उसके बाद आने वालों के लिए रास्ता बहुत मुश्किल और उतार चढ़ाव से भरा था। हुमायूं का शासनकाल मतलब काफी उथल पुथल भरा था। अपनों से धोखा मिला, देश से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली वापस जीत ली। और इसी वापसी ने उसके बेटे अकबर के लिए रास्ता तैयार किया, जो आगे चलकर अकबर महान कहलाया। अकबर ना एक कमाल का विरोधाभास था। सोचिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या जबरदस्त रणनीतिकार, एक बेहतरीन प्रशासक और कला का कितना बड़ा पारखी था। असल में उसी ने मुगल साम्राज्य को उसकी असली शान और ताकत दी। अकबर ने जो मजबूत नींव तैयार की थी, उसी पर साम्राज्य अब अपने सबसे शानदार, सबसे सुनहरे दौर में पहुंचने वाला था। निर्माताओं का स्वर्ण युग। जरा अंदाजा लगाइए, शाहजहां के दौर में पूरी दुनिया की 1/4 दौलत अकेले हिंदुस्तान में थी। ये साम्राज्य उस वक्त एक आर्थिक महाशक्ति था, जिसे सचमुच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी पैसे से बनी वो इमारतें जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। इसी दौर में हमें ताजमहल जैसी नायाब इमारतें मिली। ये सब सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उस दौर की बेहिसाब दौलत और कला की समझ का जीता जागता सबूत है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप चोटी पर होते हैं तो वहां से नीचे आने का रास्ता ही बचता है। इस शिखर से एक बहुत बड़ा और क्रूर बदलाव आया, एक ऐसा मोड़ जहां से सम्राट फिर कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। अब देखिए, अकबर और औरंगजेब में जमीन आसमान का फर्क था। औरंगजेब ने अकबर की बनाई हर चीज को एक एक करके पलट दिया। उसकी नीतियों ने मराठों, राजपूतों और कई दूसरे समुदायों में बगावत की आग भड़का दी। सत्ता के लिए औरंगजेब की भूख कितनी थी, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। अपने ही भाई को मरवाकर उसका कटा हुआ सिर अपने कैद पिता को तोहफे में भेजा। बस यही अंदरूनी लड़ाई और कठोर नीतियां साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, जिसने खजाना भी खाली कर दिया और लोगों को भी तोड़ दिया। और 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही साम्राज्य का ढांचा भरभरा कर गिरने लगा। केंद्र की पकड़ कमजोर पड़ गई थी। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, जहां पहले के बादशाह औसतन 29 साल तक राज करते थे, वहीं औरंगजेब के बाद कोई 5 साल भी मुश्किल से टिक पाता था। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आते जाते रहे और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार ताकतवर होती जा रही थी। तो देखिए, साम्राज्य का अंत किसी एक बड़ी लड़ाई से नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक लंबी धीमी मौत थी, जो एक सदी से भी ज्यादा चली। अंदर से खोखला होता गया, बाहर से दबाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ताकत खत्म हो गई। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि मुगलों की विरासत क्या है। एक तरफ ताजमहल जैसी बेमिसाल कला है, तो दूसरी तरफ क्रूर लड़ाइयों की कहानियां। तो इतने गहरे विरोधाभासों से भरे साम्राज्य को इतिहास में कैसे याद रखा जाना चाहिए, ये सोचने वाली बात है।